Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again to another lecture of CA Inter Audit उन्नति बैच। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑडिट ऑफ बैंक्स को कंप्लीटली रिवाइज किया था, डिटेल के अंदर मैंने रिवीजन कराई थी, ईच एंड एवरी कंसेप्ट उस रिवीजन के अंदर हमने कंप्लीट किया था। एज आई टोल्ड यू, ऑडिट ऑफ बैंक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चंस है, लेकिन 40 क्वेश्चंस में टेकअप नहीं करी। मैं अभी इस लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चंस टेकअप करूंगी जो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस को समझने की नीड पड़ेगी, जहां पे आप उलझ सकते हो। मतलब देखो, अगर आपने रिवीजन कंप्लीट कर ली है, बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और अगर आप ये वाली क्लास देख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर बैंक ऑडिट से आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। सो आप ये मान के चलो, जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये लेक्चर देखना चाहिए, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उन्नति सीरीज को मैं जैसे आगे लेके जाऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी इन अ वे कि आपको ना आपके एग्जाम के लिए रेडी करना है। तो जहां से भी जिस भी चैप्टर का अप्रोच मुझे जैसा लेना सही लगता होगा, मैं वैसे ही लूंगी, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इसके बाद आपके पास शेड्यूल अवेलेबल नहीं है लेक्चर्स का, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट मैं आपको इसी लेक्चर में बता रही हूँ, इसके बाद जो लेक्चर आएगा दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्ट की रिवीजन। एंड वो जो मैंने चाणक्य नीति के लिए रिकॉर्ड किया था, वही रिवीजन मैं यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट करके डाल दूंगी। और उसके बाद उससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उन्नति में, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, 50 के आसपास क्वेश्चन है। तो यस, आप एक बार सबसे पहले रिवीजन देख के रखना, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस टेकअप करूंगी। एंड जब आप क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो भी आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ में। तो चैप्टर नंबर 3 काफी सारे बच्चों का है, ऐसा एक फोबिया रहता है कि चैप्टर हमें बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप इस वे से आगे बढ़ोगे तो आपकी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको साथ में जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी रिवाइज किया होगा वो दोबारा से भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ना हर एक चैप्टर को लेके जाने का तरीका इन उन्नति बैच चैप्टर वाइज थोड़ा सा अलग रहेगा, तो आपको मेरे साथ वहां पे चलना पड़ेगा। हमारा गोल ये है कि यस, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा एग्जाम का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, हर एक चैप्टर का एक नेचर समझना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग हम आपके सिलेबस को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स के क्वेश्चन। एंड ऑल्सो मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, ऑडिट में जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करना भी है। और यही गोल मैंने उन्नति बैच में रखा हुआ है कि यस, मुझे क्वेश्चन भी सोल्व करवाने हैं, ठीक है। क्योंकि रिवीजन तो चाणक्य नीति के अंदर भी हुई है, बट यहाँ पे स्पेशल बात यही है कि साथ साथ में आई एम ऑल्सो टेकिंग अप द क्वेश्चन, एटलीस्ट जितना भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है वो तो मैं डेफिनेटली टेकअप कर रही हूँ। चलो, तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा, मैंने इसको ई बुक की फॉर्म में उन्नति बैच में अपडेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं अभी तक इसको देखा है तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। आपके पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, जिस भी टीचर का क्वेश्चन बैंक है आप उसको भी अगर रेफर करोगे, अगर उन्होंने 100% क्वेश्चंस डाले तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे क्वेश्चन का है, मेरे क्वेश्चन बैंक का है। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा आप उसको ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है सीएपी को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर ऑफ 2 ब्रांचेस ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक। तो एक नेशनलाइज्ड बैंक है, उसकी 2 ब्रांच के लिए सीएपी को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए। एंड जब ये ऑडिटर उस ब्रांच की इंटरेस्ट इनकम को वेरीफाई कर रहा था ऑफ अ मिड कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफ एन अर्बन सेंटर हैविंग एडवांसेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैश क्रेडिट लिमिट। तो बेसिकली जिस ब्रांच की ये ऑडिट कर रहा है, वहां पे लोन की हेडिंग के अंदर सिर्फ इन्होंने एक ही टाइप का लोन दिया हुआ है, वो है सीसी लिमिट, जिसे आप कहते हो वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है, और वो भी लार्ज बोरोवर्स को। तो सीसी लिमिट के ऊपर यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलता होगा, मैंने सिखाया हुआ है, यस। तो जब ये इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन कर रहा था, उसने क्या नोटिस किया कि इन्होंने एक एडवांस दिया हुआ है जहां पे 300 करोड़ रुपीस का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। तो इनकी बैलेंस शीट बन रही होगी, यहाँ पे इनको एसेट साइड पे एडवांसेस की हेडिंग पे 300 करोड़ रुपए का बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ रहा है। तो इसका मतलब इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। क्या आप अग्री करते हो इस चीज से? यही, यस। और यही इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, यही इंटरेस्ट बैंक के लिए इंटरेस्ट की इनकम बन जाएगी। तो ये भी वही काम कर रहा है कि 300 करोड़ रुपए का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 8% पर एनम है, तो उस अकॉर्डिंगली इसका इंटरेस्ट आप मुझे बताओ कितना बनना चाहिए? 24 करोड़ रुपए बनना चाहिए। ऐसा इन्होंने कैलकुलेशन करी है, ये ऑडिटर की कैलकुलेशन है।
हाउएवर जब उसने P&L का शेड्यूल देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट देखा इनकम साइड के ऊपर कितना इन्होंने बुक किया हुआ है, तो उसको पता लगता है कि इन्होंने तो मतलब बैंक ने खाली सिर्फ 10 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई हुई है, उन्होंने 24 करोड़ रुपीस बुक नहीं किया। क्वेश्चन आपसे पूछता है डिस्कस एनी टू प्रोबेबल रीजन फॉर सच वेरिएशन, कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने 24 करोड़ रुपए की इनकम नहीं बुक करी, रादर दे बुक्ड द इनकम ऑफ ₹10 करोड़। तो इसका सबसे पहला रीजन हो सकता है कि जो आपके एडवांस का नेचर है वो सीसी लिमिट है, और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सीसी लिमिट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक लिमिट दी जाती है। मान लेते हैं आपको लिमिट दे दी गई 15 करोड़ रुपए की, एंड फिर आप उस यहाँ पे एक ड्रॉइंग पावर आप निकालते हो बेस्ड अपॉन द स्टॉक स्टेटमेंट, मतलब बेस्ड अपॉन द डेटर की पोजीशन एंड इन्वेंटरी की पोजीशन, एंड मान लेते हैं ये आपको ड्रॉइंग पावर मिली 10 करोड़ रुपए की। तो ड्रॉइंग पावर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो आप यूज कर सकते हो इस लिमिट में से। तो मान लेते हैं कि आपने जो अमाउंट यूज किया वो 8 करोड़ रुपए का था, तो बेटा जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस यूज्ड अमाउंट के ऊपर चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब जितना आप लिमिट यूज करते जाओगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आप यहां पे जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो 300 करोड़ रुपए के ऊपर कर रहे हो सकता है कि इन्होंने इतना लिमिट को यूज ही नहीं किया अभी तक, जिसकी वजह से इंटरेस्ट की इनकम जो बैंक ने बुक की हुई है वो लेस की हुई है। ये पहला रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने ये जो सीसी लिमिट ली थी पूरे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में नहीं ली थी, क्योंकि 8% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मतलब ये तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का बनेगा, आपने मिडल ऑफ द ईयर में ये लिमिट ली होगी, तो इस वजह से हो सकता है ये जो एक्चुअल इनकम P&L में आ रही है ये कम आ रही है, और आप जो निकाल रहे हो वो 300 करोड़ रुपए के ऊपर निकाल रहे हो। सो दिस कुड बी द टू प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से P&L में जो इनकम बैंक ने बुक करी हुई है वो 10 करोड़ रुपए की है, और जो आप कह रहे हो कि अगर मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट टोटल अमाउंट के ऊपर टोटल इंटरेस्ट चार्ज करूं तो 24 करोड़ रुपए की इनकम आनी चाहिए। एंड जब आप नीचे जाके आंसर देखोगे यही दो रीजन लिखे हुए हैं, प्रोबेबल है ये दो रीजन। डेफिनेटली हो सकता है कि रियलिटी में कुछ और भी वजह हो सकती है, जैसे कि गलती हो सकती है आपसे कैलकुलेशन में, बट ये रीजन यहाँ पे दो रीजन ये हो सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला इसने, जो कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं मतलब जो सीसी लिमिट होती है उनका नेचर दे आर इन नेचर आर रनिंग अकाउंट। रनिंग अकाउंट क्या होता है कि आपको एक लिमिट दी जाती है, आप उस लिमिट को यूज करते रहते हो और आप उस अकाउंट के अंदर कुछ क्रेडिट कराते रहते हो। सो दे आर रनिंग अकाउंट एंड देयर यूटिलाइजेशन डिपेंड अपॉन द नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो आपके बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीदना है वो इस लिमिट को यूज कर लेगा। फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इज चार्ज्ड, दिस इज द पॉइंट कि आप जो सीसी लिमिट में जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो वो यूटिलाइजेशन बेसिस पे करते हो, जितना आपने यूज किया उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो ये हो सकता है ना कि सारा का सारा सीसी लिमिट फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और आप जो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 8% के हिसाब से वो पूरी लिमिट पे कर रहे हो, तो इसकी वजह से जितना आपका यूज हुआ होगा सीसी लिमिट उसके हिसाब से इन्होंने 10 करोड़ रुपए बुक किया होगा। तो मैं कह सकती हूं अगर मैं निकाल लूं तो अराउंड 125 करोड़ रुपए यूटिलाइज हुआ होगा, तभी 8% के हिसाब से 10 करोड़ रुपए की इनकम यहां पे आ रही है। तो दिस कुड बी द वन रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है सुनना, कि कुछ लार्ज अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको सैंक्शन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर मिलता है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से लोअर इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांस फॉर द होल ईयर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो ये दो रीजन मैंने आपको बता दिए और ये दो रीजन ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे हम बढ़ेंगे टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने यहाँ पे वैसे ए लिखा हुआ है, ए मतलब एनोमली, जिसको मैं थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन मानती हूँ, बट बेटा ये कल की क्लास में जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर ऑडिट ऑफ बैंक्स के, ये वहां पे कंप्लीट हो चुका है टू बी वेरी फ्रैंक, बट फिर भी मैं इसको इन शॉर्ट डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा फिर भी काफी सारे बच्चों को क्लिक नहीं होगा क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट है बैंक ऑडिट के। क्वेश्चन कहता है आप ऑडिट कर रहे थे इनकम की एंड ऑडिटर इज मेनली कंसर्न विद ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द रिकॉर्डेड इनकम अराउज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन which took place during the relevant period। So basically आप यही तो करते हो कि जब आप इनकम वेरीफाई कर रहे हो आप किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले रहे हो। नंबर 1 अक्यूरेंस के ऊपर कि जितना भी आपने इनकम बुक किया वो एक्चुअल में हुई होगी वो ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शन के रिलेशन में आप इनकम दिखा रहे हो, एंड दोज आर रिलेटेड टू द बैंक, मतलब आपकी बैंक से जुड़ी हुई है वो, एंड नो अनरिकॉर्डेड इनकम, मतलब आप कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट ले रहे हो, ये कल भी डिस्कस हुआ था लास्ट लेक्चर में, एंड इनकम इज रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब आप मेजरमेंट के ऊपर कंफर्ट ले रहे हो। बेसिकली आप इन्हीं असर्शन के ऊपर तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हो। यस, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आप बताओ कि ऑडिटर का ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज पॉइंट,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन क्या है इनकम रिकॉग्निशन को लेकर? पहला, मटीरियलिटी वाला हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, तीसरा रेवेन्यू सर्टेनिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था, और रेवेन्यू अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था। आपको याद नहीं होगा तो अभी मैं इसका आंसर बताऊंगी, आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया है कि जहां पे इनकम एक्सीड करती है 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बैंक, और ये 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बैंक आप कब लेते हो? जब आप ग्रोस इनकम टेकअप कर रहे हो। और अगर आप ग्रोस इनकम टेकअप नहीं करे, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टेकअप कर रहे हो, तो फिर आप देखते हो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मतलब किसी आइटम से इनकम अगर एक्सीड करती है 1% ऑफ टोटल इनकम या 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस इनकम की रिकॉग्निशन आप अक्रूवल बेसिस पे करोगे एज पर AS 9। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई आइटम है जिस आइटम से आपको जो इनकम हो रही है दैट इज नॉट मटीरियल, जैसे कि ऊपर हमने इसको जो बोला है ना, इसको मटीरियलिटी कहते हैं, कि अगर किसी आइटम से इनकम आपको आ रही है दैट इज एक्सीडिंग 1% ऑफ टोटल इनकम या 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस आइटम से होने वाली इनकम को मटीरियल इनकम बोल देते हैं। तो अगर वो मटीरियल नहीं है तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि चाहे आप इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो, चाहे आप कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो, तो यहाँ पे ऑडिटर यही वेरीफाई करेगा कि अगर इनकम आप रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो ना कैश बेसिस के ऊपर, अक्रूवल बेसिस पे नहीं कर रहे हो, तो भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। ये कल भी कंसेप्ट आया था। एंड रेवेन्यू सर्टेनिटी, ये कंसेप्ट तो वैसे आपका AS 9 से ही आता है कि जब तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी है अनलेस सर्टेनिटी है कि पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब अगर कोई अनसर्टेनिटी आपको दिखाई देती है तो आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। जैसे कि इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप कैश बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हो। ये सारे के सारे कंसेप्ट कल हो चुके थे। बस मैंने इसको क्यों टेकअप किया, ये बताने के लिए कि इन कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, सो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपको इसकी डिस्कशन डिटेल में समझनी है तो मैंने इसको डिटेल में रिवाइज कराया हुआ है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा ऑडिट ऑफ बैंक्स का। हम आगे बढ़ेंगे टू अनदर क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन की डिस्कशन होनी चाहिए। आप नीचे आ जाओ। ये जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टेकअप नहीं करी, इसका मतलब ये है ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो रिवीजन से बन जाएंगे। मतलब अगर आपने रिवीजन समझी है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको कंसेप्ट लर्न है, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। आगे बढ़ो, चलो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18। इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इट इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है banks ask security or collateral while lending to assure that borrower will return the money to bank. Yes, जब भी आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक तुम्हें कहता है कि मेरे को सिक्योरिटी दे दो, और कोलेटरल भी लेता है। कल हमने देखा था दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अनदर इज योर कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी मतलब मेन सिक्योरिटी और कोलेटरल इज लाइक एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो आपको मतलब बताना है कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या रहती है। ये तो हमने कल जब आपको रिवीजन कराई वहां पे ये कंसेप्ट का आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, उस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरा, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को टेकअप किया है। एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ने पूछा कि एग्जाम्पल भी दो कि किस किस टाइप की सिक्योरिटी जनरली बैंक एक्सेप्ट करता है जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो। तो मेरी बात समझो, आपको ना यहाँ पे ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट आपको डेफिनेटली इसमें से एटलीस्ट कोई 5 एग्जाम्पल तो लर्न करने ही पड़ेंगे। और मैं ना बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल आपके साथ टेकअप करूंगी। आपने बहुत बार सुना होगा बैंक से लोन लिया, राइट, और आपने गोल्ड ज्वेलरी वहां पे रख दी, तो गोल्ड ज्वेलरी भी सिक्योरिटी है। आपने बहुत बार सुना होगा आपने बैंक से लोन लिया, जो भी आपकी सिक्योरिटी थी, मतलब जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसको आपने प्लेज कर दिया, वो भी एक सिक्योरिटी बन गई। मैंने आपको बताया भी था कि आप बैंक से लोन लेते हो, जैसे कि सीसी लिमिट आप ले रहे हो या अदर टाइप का एडवांस ले रहे हो अंडर दी अगेंस्ट दी हाइपोथिकेशन ऑफ योर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी आपका क्या बन गया, इन्वेंट्री भी आपका बन गया सिक्योरिटी। आपने हाउसिंग लोन लिया, हाउस को वहां पे रख दिया, तो वो भी क्या रह गया, हाउस को एज ए सिक्योरिटी रख दिया, तो हाउसिंग वहां पे क्या हो गया, आपकी सिक्योरिटी हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, वो आपसे कह रहा है कि पहले आप मुझे बताओ प्राइमरी सिक्योरिटी क्या, जो आप मेन सिक्योरिटी रख रहे हो, और कोलेटरल क्या, जो आप एडिशनल सिक्योरिटी रखते हो, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। वो मैं डिस्कस नहीं कर रही, मैं डिस्कस कर रही हूँ एग्जाम्पल पूछ रहा है वो कि किस किस टाइप की सिक्योरिटी लोन लेने के लिए आप बैंक को दे सकते हो। तो बेटा, या तो आप पर्सनल सिक्योरिटी दे सकते हो गारंटर की। गारंटर क्या होते हैं, जब आप लोन लेने के लिए जाते हो तो आप गारंटर भी देते हो।
मतलब जैसे कि मैं गारंटी किसकी हो सकती है, गारंटी आपकी किसी पर्सन की पर्सनल गारंटी हो सकती है, आप किसी बैंक से गारंटी दिलवा सकते हो। गारंटी इज व्हाट, कि भाई अगर इसने पे नहीं किया तो आई पे, राइट। सो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ एनी गारंटर, ये भी सिक्योरिटी हो सकती है। आपने कोई लोन लिया अगेंस्ट द गुड स्टॉक डेटर ट्रेड रिसीवेबल, ये तो इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, सीसी लिमिट, राइट। तो ये भी क्या बन गया, स्टॉक डेटर आपका सिक्योरिटी बन गया। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बुलियन वगैरह, कोई कोइन है आपके पास, कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, उसको आप गिरवी रख के लोन ले रहे हो, तो ये गोल्ड ऑर्नामेंट क्या बन गया आपका, इट बिकम सिक्योरिटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि तुम्हारा घर है उसको गिरवी रख के तुम लोन ले रहे हो, तो ये भी क्या बन गया, सिक्योरिटी बन गया। प्लांटेशन, तुम्हारी कोई फसल है, कोई एग्रीकल्चरल एडवांस के लिए जो तुमने लोन लिया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो जो तुम्हारी फसल है उसको तुमने गिरवी रख दिया, राइट। तो ये भी क्या बन गया, सिक्योरिटी बन गया। थर्ड पार्टी ने गारंटी दे दी, बैंक ने गारंटी दे दी, ये क्या बन गया, सिक्योरिटी बन गया। लियन का कंसेप्ट कल समझाया था, राइट। तो ये भी सिक्योरिटी है। एलआईसी की पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो वो भी क्या बन गया आपका, सिक्योरिटी बन गया। स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे किसी एंटिटी की सिक्योरिटी के अंदर, उसको आपने प्लेज किया हुआ बैंक के पास, तो वो क्या बन गया, सिक्योरिटी। आप इसमें से 5 पॉइंट याद रख लो, पर्सनल गारंटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक डेटर, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट, ये याद रहेगा। प्लेज कर दी सिक्योरिटी, ये आपको याद रहेगा। 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। ये क्वेश्चन टेकअप करने का पर्पस क्या, क्योंकि ये एग्जाम्पल बुक में नहीं थे, और एग्जाम्पल आ जाओगे आप इतने प्रेशर में होंगे, आपको क्लिक नहीं होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूं। चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक कंपनी है एन लिमिटेड, उसको एक सीसी लिमिट सैंक्शन की है बैंक ने। बैंक का नाम क्या है, XYZ बैंक लिमिटेड, और सीसी लिमिट कितने की बेटा, 1 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट है, ठीक है। एंड आप मुझे बताओ यहाँ पे ड्रॉइंग पावर जो कैलकुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर, वो कितनी है, 80 लाख रुपए की है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 75 लाख का है, मतलब इन्होंने यूज किया होगा इतना, 75 लाख का है। इंटरेस्ट चार्ज, कितना का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो जितना आप यूज कर लेते हो सीसी लिमिट को, उसका इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है, 3.5 लाख का है। और टोटल क्रेडिट इस क्वार्टर में कितने के हुए, 2.5 लाख के हुए हैं। आप मुझे बताओ ऑडिटर इस बात को अपनी रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट करेगा। अब मेरी बात सुनो, जब हमने सीसी लिमिट का कंसेप्ट समझा तो हमने क्या बोला था, जब हम एनपीए क्लासिफिकेशन समझ रहे थे, कि अगर बैंक ने लोन दिया है, एडवांस दिया है, एंड दैट लोन इज इन द नेचर ऑफ सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो, तो अगर वो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, देन इट हैज टू बी क्लासिफाइड एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप उसको एनपीए क्लासिफाई कर देते हो, और आउट ऑफ ऑर्डर बनने के लिए उसको कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। और वो 3 कंडीशन कौन सी थी, पहला, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस राइट एक्सीड करता है ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। या फिर 90 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है, उससे ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, बैलेंस शीट डेट पे आप देखते हो कि कोई भी क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो भी आप आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। क्रेडिट हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा कि जितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको वो कवर कर ले, तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो कितना है, 3.5 लाख का, और जितना आपका क्रेडिट हुआ उस सीसी अकाउंट में वो कितना है, 2.5 लाख का। तो क्या जितना क्रेडिट हो रहा है वो सफिशिएंट है टू कवर द इंटरेस्ट, नो। तो क्या इस अकाउंट को मैं आउट ऑफ ऑर्डर मान लूंगी, यस। तो क्या ये अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो क्या मैं इसको एनपीए क्लासिफाई कर सकती हूँ, यस। सो दिस अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और आंसर आप कैसे लिखोगे, वही कि एक अकाउंट को हम एनपीए कब क्लासिफाई करते हैं, अगर बैंक को उससे इनकम आनी बंद हो जाती है, या फिर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी प्रिंसिपल ओवरड्यू है, या वो आउट ऑफ ऑर्डर है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का एडवांस है, ठीक है। सो अगर कोई नॉर्मली टर्म लोन होता तो मैं देख लेती कि अगर उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का अमाउंट ओवरड्यू है 90 डेज से ज्यादा, तो फिर मैं उसको क्लासिफाई कर देती एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बट सीसी लिमिट के केस में हम ओवरड्यू देखते हैं, नहीं आउट ऑफ ऑर्डर देखते हैं, एंड आउट ऑफ ऑर्डर की वो 3 कंडीशन आपको यहाँ पे पहले लिखनी पड़ेगी। तो आपने प्रोविजन लिख दी कि अगर सीसी लिमिट है और इफ एन अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर देन विल क्लासिफाई इट एज एनपीए। फिर आपने बता दिया आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, वो 3 चीजें, और फिर आप अपने क्वेश्चन को बता दोगे कि हमारे गिवन क्वेश्चन में यही हो रहा है कि क्रेडिट है तो सही बट इनफ नहीं है। इसी वजह से ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर इस अकाउंट को रिपोर्ट करेगा एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेस्ड अपॉन द प्रोविजन। ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी
जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और जिस बच्चे के पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, प्लीज आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपके पास हार्ड कॉपी भी नहीं तो भी चल जाएगा, आप खाली सॉफ्ट कॉपी जाके वो ई बुक है आप उसको भी टेकअप कर लोगे तो भी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपकी मेन बुक से ही बन जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आप जाके प्लीज उन्नति बैच में वो अपलोड हो गया होगा, आप उसको जाके रेफर कर सकते हो फॉर द क्वेश्चंस। ए लिमिटेड ने एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करी है अगेंस्ट द स्टॉक एंड बुक डेट, डेफिनेटली। तो इन्होंने एक सीसी लिमिट ली है, टर्म लोन भी लिया हुआ है इन्होंने फॉर मशीनरीज एंड बैंक गारंटी फ्रॉम अ बिग बैंक लिमिटेड। तो ये तीन चीजें मुझे दिखाई दे रही है, क्या इन्होंने एक सीसी लिमिट ली है, एक टर्म लोन लिया है एंड बैंक गारंटी ली हुई है इन्होंने। A Limited furnishes the stock statement and age-wise list of debtor to Big Bank Limited। तो CC Limited इन्होंने डेटर्स के अगेंस्ट ली होगी डेफिनेटली, एंड आपके स्टॉक के अगेंस्ट ली होगी, तो उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करी है जो इनको करनी भी चाहिए, जहां पे इन्होंने एज वाइज लिस्टिंग बताई है डेटर की, कौन सा डेटर कब से आउटस्टैंडिंग है। कॉन्करेंट ऑडिटर क्या होते हैं बैंक के, एक तरीके से मान के चलो दीज आर द इंटरनल ऑडिटर। ये बिल्कुल इंटरनल ऑडिट जैसा ही कंसेप्ट होता है। कॉन्करेंट ऑडिटर है बिग बैंक लिमिटेड के, दे मेंशन्ड अबाउट द रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर बाय द बैंक ब्रांच अलोंग विद द सैंक्शन लिमिट। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कमेंट दिया है कि जो बैंक की ब्रांच डीपी की कंप्यूटेशन करती है वो गलत करती है, एंड बैलेंसेस आर ओवर ड्रॉन ड्यू टू रॉन्ग कंप्यूटेशन ऑफ डीपी। और यहाँ पे ये मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो मंथली जो भी रिपोर्ट बन रही है वहां पे उन्होंने कमेंट दिया है कि इन्होंने रॉन्ग कंप्यूटेशन करी है ड्रॉइंग पावर की, और वो ज्यादा कंप्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है। एक्सप्लेन, क्वेश्चन देखो, इतनी कहानी लिखने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग पावर। क्या आप ये बता पाओगे? यस, कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ था। एंड ये भी बताओ कि ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट में क्या डिफरेंस है। तो ड्रॉइंग पावर इज बेसिकली आप कह सकते हो जितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड बाय द योर बोरोवर, राइट। एंड ड्रॉइंग पावर कंप्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड योर सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर, एंड ड्रॉइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती। ये बातें आपको लिखनी है। ऑल्सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टू बी इंश्योर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द ड्रॉइंग पावर। बेटा जब आप ड्रॉइंग पावर निकालते हो तो आप मुझे बताओ क्या चीजें आप इंश्योर करते हो। कल भी आया था, एक तो ड्रॉइंग पावर जो भी बैंक की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बैंक का जो प्रोसीजर है जो उन्होंने कंसल्ट किया विद द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, पहला पॉइंट। दूसरा, क्रेडिटर्स अगर कोई है उसको आप माइनस कर देते हो, राइट। तो ये दो कंसिडरेशन आपकी बुक में लिखी हुई थी, आपको लिखना है। सबसे पहले उसने ड्रॉइंग पावर बताया कि ड्रॉइंग पावर का मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीसी फैसिलिटी के अंदर जो आप लेते हो किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड आप इसे कह सकते हो सीसी लिमिट के केस में यू कैन कॉल ड्रॉइंग पावर एज अ मैक्सिमम लिमिट, जिस लिमिट तक कोई भी बोरोवर विदड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द लिमिट। एंड ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट से क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ड्रॉइंग पावर आपका मैक्सिमम लिमिट है जिस लिमिट तक विदड्रॉ किया जा सकता है, और जो आपका सैंक्शन लिमिट है दैट इज द टोटल एक्सपोजर। समझ में आ रहा है? यस। और अगर मैं कंप्यूटेशन ऑफ डीपी की बात करूं, क्या कंसीडरेशन हमने देखी थी बुक के अंदर, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि जो भी डीपी आपका ब्रांच कैलकुलेट कर रहा है दैट इज एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द प्रोसीजर दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड जो अग्री किसके साथ किया जाता है, विद द कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्रेडिटर्स इसमें से माइनस करते हो, यस। तो स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनफैक्ट अगर आप इसमें एक आधा पॉइंट एक्सीड करके लिखना चाहो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे भी जाके हम जब देखेंगे जितना भी ऑब्सोलेट स्टॉक होता है, डैमेज स्टॉक होता है, उसको भी आप डीपी की कंप्यूटेशन से बाहर निकाल देते हो। जितना भी आपका डेटर आउटस्टैंडिंग रहता है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज, मतलब जो बहुत पुराना डेटर है उसको भी आप निकाल देते हो डीपी की कंप्यूटेशन से बाहर। तो ये दो पॉइंट और आप इसमें एडिशनली लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक के अंदर इतना ही डिस्कशन था तो क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने इतना ही डिस्कशन लिया है। आगे बढ़ेंगे टू अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको डीपी की कंप्यूटेशन करना सिखाएगा, और बहुत बार ये 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और ये फ्री के मार्क्स है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कल, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्लास के अंदर तो बताया हुआ था। जिस बच्चे को नहीं पता है उसको ये क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। चलो, एक कंपनी है जिसका नाम है टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इज इंगेज्ड इन ऑब्टेनिंग द राइस फ्रॉम द पैडी। ठीक है, कंपनी चावल निकालती है फ्रॉम द पैडी। कंपनी ने एक सीसी लिमिट ली हुई है
अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ पेड स्टॉक एंड बुक डेट। हमें पता है कि सीसी लिमिट डेटर और स्टॉक के अगेंस्ट दी जाती है, तो वो हमें पता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सीसी लिमिट की सैंक्शन लिमिट कितनी है। सीसी लिमिट की सैंक्शन लिमिट है 4 करोड़ रुपीस की, ओके। एंड ये कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए, ओके। लेटर सैंक्शनिंग द अबव सीसी स्टिपुलेट अ मार्जिन, आता है ये, यस। जब आप सीसी लिमिट के लिए ड्राइंग पावर की कंप्यूटेशन करते हो तो कुछ स्टॉक का मार्जिन होता है और कुछ डेटर का मार्जिन होता है। तो यहाँ पे स्टॉक का मार्जिन कितना है, 25% का। डेटर का मार्जिन कितना है, 40% का। समझ में आ रहा है। एंड बेटा डेटर आप कब तक लोगे, सिर्फ 90 दिन पुराने डेटर्स ही लेने हैं। तो मतलब अगर 90 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड का कोई पुराना डेटर है, उसको आप डीपी की कंप्यूटेशन में कंसिडर नहीं करोगे। While making the stock statement as on 30 जून 2023, स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली आती है। तो जब आप इस क्वार्टर की स्टॉक स्टेटमेंट बना रहे थे, कंपनी के अकाउंटेंट ने जो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो कितने की है, तो मैं यहां पे लिखती जाऊं, इन्वेंट्री की वैल्यू कितने की है, पहले 5 करोड़ रुपए की, ऐसे निकलेगी आपकी डीपी। इन्वेंट्री की वैल्यू कितने की है, 5 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 1 करोड़ ऐसे राइस थे विच वॉज लाइंग, राइस क्या होगा यहाँ पे, स्टॉक। तो इस 5 करोड़ में से 1 करोड़ का स्टॉक ऐसा था दैट इज लाइंग इन अ लो लेइंग गोडाउन एंड वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड। तो आप मुझे बताओ, जो स्टॉक डैमेज हो चुका है, क्या उधर से कोई आपको कोई वैल्यू निकलने वाली है, नहीं। तो अगर ये डैमेज हो चुका है तो ये बिकेगा नहीं, तो फिर आप इसको डीपी की कंप्यूटेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। तो इसमें से आप माइनस कर दो जितना भी डैमेज स्टॉक है वो। तो डैमेज स्टॉक आपने इसमें से बाहर निकाल दिया 1 करोड़ रुपए का। क्या ये समझ में आ रहा है, यस। आगे डेटर आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट वॉज 3 करोड़ रुपीज। पहले मैं डेटर के अगेंस्ट डीपी नहीं निकालूंगी, सबसे पहले मैं इन्वेंट्री के अगेंस्ट डीपी निकालूंगी, फिर डेटर के अगेंस्ट, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल डीपी हम निकाल देंगे। तो इसलिए अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रही हूं। लेकिन डेटर कितने थे, 3 करोड़ रुपए के थे, जिसके अंदर 50 लाख के डेटर ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग है फॉर लास्ट 6 मंथ। ये 90 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के डेटर है, यस। तो क्या ये आपको डीपी की कंप्यूटेशन में लेने चाहिए, नहीं, आप इसको माइनस करोगे। आगे ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, 2 करोड़ रुपए के। बेटा मुझे इसमें से ट्रेड क्रेडिटर्स भी माइनस करने पड़ते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी, ये ऐसे माइनस होते हैं। जो ऊपर आया ना कि जब आप डीपी कंप्यूट करोगे तो स्पेशल कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी फॉर द क्रेडिटर्स, ये इसकी बात कर रहा था। ये आपको समझ में आया, यस। आप मुझे बता दो ये अमाउंट कितना निकल के आता है। 5 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगी तो ये बन जाता है 2 करोड़ रुपए। इसमें से आप जो भी स्टॉक का मार्जिन था वो माइनस कर दो, लेस मार्जिन। कितने का था आपका मार्जिन, यहाँ पे 25% का था। तो 2 करोड़ में से 25% कितना बनता है, 0.5 करोड़ बनता है। तो डीपी अगेंस्ट स्टॉक या इन्वेंट्री कितनी निकल के आ रही है आपकी, मुझे बताना। इसको आप दे दोगे नंबर 1। 2 में से 0.5 माइनस किया तो ये आता है 1.5 करोड़। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप डीपी अगेंस्ट डेटर निकाल लोगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ डेटर कितने आउटस्टैंडिंग थे आपके, डेटर्स एज ओन 30 जून, ये अच्छे से लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ तो डिस्क्रिप्शन बेटर लिखना। तो डेटर्स एज ओन 30 जून कितने थे, 3 करोड़ के थे, ठीक है। इसको मैं अलग पेन से करती हूँ, ये कितने के थे, 3 करोड़ के थे। इसमें से आप जितने भी आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ, ये आप माइनस कर दोगे 0.5 लाख, राइट। तो ये कितना बनता है आपका, 3 में से 0.5 करोड़ गया, मतलब 50 लाख के थे ना, तो ये बनता है आपका यहाँ पे 2.5 करोड़। इसमें से आप मार्जिन माइनस कर दो, मार्जिन फॉर डेटर कितने का मार्जिन था, 40% का। तो इसका 40% निकाल लो, 40% कितना बनता है, 1 करोड़। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 1.5 करोड़। ये क्या बन गया मेरा, नंबर 2। नंबर 2 मतलब क्या, डीपी अगेंस्ट डेटर, डीपी अगेंस्ट डेटर। तो अगर मैं इधर टोटल डीपी निकालू, टोटल डीपी कितनी बननी चाहिए, 1.5 प्लस 1.5, बेटा ये 3 करोड़ आनी चाहिए, 3 करोड़ की डीपी आनी चाहिए। इन्होंने कितने की निकाली हुई है, 3.30 करोड़ रुपए की। क्या ये करेक्ट है, जस्टिफाई योर वर्किंग। आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, डीपी इन्होंने ओवर कैलकुलेट की हुई है। क्वेश्चन है नीचे क्या पूछा, व्हाट डज ड्रॉइंग पावर कैलकुलेटेड बाय यू सिग्निफाइज टू द बोरोइंग कंपनी। ये डीपी क्यों निकाली उसकी इंपॉर्टेंस भी पूछ रहा है। पहले तो आप मुझे बताओ कि आपको ये 3 करोड़ समझ में आया, यस। तो ये 3 करोड़ आएगा। देखो काफी सारे बच्चे इतना करके आ जाएंगे, ये नीचे वाली लाइन ही पढ़ेंगे और आधे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, तो उनका 1 नंबर यहां से कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप ड्राइंग पावर निकालते हो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट
कि जितना आप यूज कर सकते हो। तो डीपी यहाँ पे क्या सिग्निफाई करती है? डीपी यहाँ पे सिग्निफाई करती है कि इतना ही फंड आप यूटिलाइज कर सकते हो। भले ही आपकी सैंक्शन लिमिट 4 करोड़ रुपए की है, बट द बोरोवर इज अलाउड टू यूज ओनली ₹3 करोड़। उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क है, ये डीपी की कंप्यूटेशन के ऊपर ही है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन पे आप आ जाओ। एक कंसेप्ट है एसएमए, शायद कल जब मैंने डिस्कशन किया तो ये एसएमए का कंसेप्ट वहां पे मिस हो गया था। एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, ऑल्दो मैंने नोट्स के अंदर उसको लिखा हुआ था बट वो मिस हो गया था। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होते हैं एसएमए। CAP is appointed as a statutory branch auditor for the 2 branches of nationalized bank for the year 2023-24। तो CAP को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। एंड जब वो एडवांसेस की वेरिफिकेशन कर रहा था ऑफ वन ऑफ सेबी अर्बन ब्रांच, ही नोटिस्ड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द अकाउंट कैटेगराइज्ड एज एसएमए। उसको पता लगता है कि ब्रांच ने काफी सारे अकाउंट को क्लासिफाई किया हुआ है एज एसएमए। एसएमए इज नॉट अ एनपीए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इन दिस कंटेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एसएमए, कि एसएमए है क्या ये बता दो, और इसको एसएमए की इंपॉर्टेंस क्या है ये बता दो। तो पहले आप एसएमए का कंसेप्ट समझो। एसएमए इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखो अभी तक अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है, आप मेरी एक बात समझो और आप मुझे बताओ कि आप किसी भी अकाउंट को एनपीए कब क्लासिफाई करते हो? कोई भी अकाउंट आप एनपीए क्लासिफाई करते हो अगर वहां पे ओवर ड्यू है, कितने टाइम पीरियड का? एक्सीडिंग 90 डेज। तो अगर 90 दिन से ज्यादा का ओवर ड्यू है, चाहे वो ईएमआई है चाहे वो आपका इंटरेस्ट है, तब आप उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर रहे हो, राइट? तो जब तक वो ओवर ड्यू नहीं है तो तब तक तो आप उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं कर रहे। बट क्या ये एसेट अब एक स्ट्रेस एसेट है? हाँ। तो बेटा इसको ना आप ना ऐसे, क्योंकि जब कोई अकाउंट एनपीए होता है या एनपीए होने से पहले इनफैक्ट आई वुड से वो कुछ सिग्नल शो करने लग जाता है कि अब ये एनपीए होने वाला है, और उनको हम एसएमए की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन बैंक को करनी पड़ती है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट है ये जो स्ट्रेस के साइन शो कर रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है इन अकाउंट के अंदर। और एसएमए की अपनी टोटल 3 कैटेगरी बनती है, ठीक है? मैंने कल बोला था कि आप प्लीज इन नोट्स को लिख के रखना, आपके काम आएंगे। 3 कैटेगरी बनती है, एक एसएमए 0, एक एसएमए 1 और एक एसएमए 2। 0, 1 और 2। तो एसएमए 0 इस कैटेगरी में वो अकाउंट आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस के साइन है, एंड एसएमए 1 की कैटेगरी में वो अकाउंट आएंगे जिनका ओवरड्यू ईएमआई या इंटरेस्ट का 31 दिन से ज्यादा है, अप टू 60 डेज। एंड अगर 60 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है और अभी भी पैसा नहीं आया बट अप टू 90 डेज है, उसको आप एसएमए 2 की कैटेगरी में ले जाओगे। और मैम अगर 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है तब तो फिर वो एनपीए बन जाएगा। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी तक अकाउंट एनपीए नहीं बना, उससे पहले जो उसमें वो स्ट्रेस दिखने लग जाता है, बैंक उसको एसएमए की कैटेगरी में रखता है। तो अगर कुछ स्ट्रेस अकाउंट के अंदर बट अभी इतना ओवरड्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? उसको एसएमए 0 में रखोगे। फिर अगर ओवरड्यू हो गया 31 दिन से ज्यादा, 31 दिन या उससे ज्यादा बट अप टू 60 डेज, एसएमए 1 की कैटेगरी में ले जाओगे। और ओवरड्यू अगर हो गया 61 डेज या उससे ज्यादा, अप टू 90 डेज, एसएमए 2 की कैटेगरी में ले जाओगे और फिर उसको एनपीए क्लासिफाई कर दोगे। और जब वो एनपीए क्लासिफाई कर देगा फिर वो सीधा सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसका मतलब एसएमए की क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड कैटेगरी के एसेट के लिए होती है, यस। और इसका पर्पस क्या है? रिकवरी करना, ताकि बैंक को पता हो कि कौन सा एसेट एनपीए होने वाला है और उससे पहले वो करेक्टिव एक्शन ले पाए। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट, कि स्पेशल मेंशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है विच इज शोइंग द साइन ऑफ स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेस के साइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपकी सिक्योरिटी गिरी है, अभी आपको पता लगा कि जिसने लोन लिया है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, रिजल्टिंग इन द बोरोवर डिफॉल्टिंग इन टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन। ऐसा साइन दिखाई दे रहा है जिससे आपको लगता है कि बोरोवर डेट को पे करने में डिफॉल्ट कर जाएगा, दो द अकाउंट हैज नॉट येट बीन क्लासिफाइड बाय एज एनपीए एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। यस, क्योंकि जो भी एसएमए की क्लासिफिकेशन होती है वो तभी होती है जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट है। और फिर इसने बता दिया इन केस ऑफ एसएमए ओवरड्यूज 0 to 90 डेज रहता है। और मैंने आपको तीनों कैटेगरी भी बताई। इसने तो बोला कि एसएमए में अप टू 90 डेज तक क्लासिफिकेशन रहते हैं, बट आप डेफिनेटली एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 ये भी मेंशन करके आ सकते हो। एंड ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट यू कैन अर्ली बेसिस पे यू कैन डू द रिकॉग्निशन ऑफ सच अकाउंट।
जहां पे एनपीए होने वाला है, सो दैट बैंक टाइमली बेसिस पे रेमिडियल एक्शन ले पाए, वो रोक पाए उन अकाउंट्स को एनपीए में जाने से जो अकाउंट एनपीए होने वाले, जहां पे स्ट्रेस आपको दिखाई दे रहा है, रिकवरी के स्टेप आप ले पाओ। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को आप एसएमए क्लासिफिकेशन कहते हो। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। वाइल कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, ऑडिट कर रहे थे आप किसी ब्रांच की, तो मतलब आप स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर हो गए, एंड सीएजी ने नोटिस किया दैट क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू अ बोरोवर कंसिस्ट सोनली ऑफ टर्म लोन एंड विच हैव बीन क्लासिफाइड एज अ सबस्टैंडर्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 ड्यू टू द फेलियर ऑफ बोरोवर टू पे ईएमआईज ऑन टाइम। तो टर्म लोन थे ब्रांच में खाली, ठीक है, एंड टर्म लोन को आपने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है क्योंकि ईएमआई टाइम पे नहीं, तो इसका मतलब 90 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका होगा ओवरड्यू का, और आपको ईएमआई टाइम पे नहीं मिली तो वो अकाउंट एनपीए हो गया होगा। और जैसे हमारा अकाउंट एनपीए होता है, हमने आपको डिसाइड बताया था कल भी कि उस अकाउंट को आप स्टैंडर्ड कैटेगरी से उठा के सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल देते हो, 12 महीने तक वो वहां पे रहता है, फिर डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है। उसने क्या बोला, ईएमआईज वर आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days एंड अकाउंट वाज देयरफॉर क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट। यस, CAG has also agreed to above asset classification made by the branch manager. What are the CAG's responsibility regarding the verification of compliance with income recognition? क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स को लेकर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरी बात बताओ, क्या हमने इस बात को समझा था, वंस द अकाउंट हैज बिकम एनपीए, आप उसके ऊपर कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे एक्रूवल बेसिस पे, सिर्फ कैश बेसिस पे ही इनकम रिकॉग्निशन होगी, और अगर रिकवरी नहीं होती है, राइट, तो फिर आप उस पे इनकम रिकॉग्निशन नहीं करोगे। प्लस जितना इनकम आपने अभी तक अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर दिया था उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी अटैच होगी है। आर यू गेटिंग मी AS9 का प्रिंसिपल? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ के बताया, ताकि ना कई बार बच्चों के सामने क्वेश्चन आ जाता है, कहते हैं ये ऐसा कंसेप्ट तो हमने कहीं बुक में देखा ही नहीं। देखा है, बट वो कंसेप्ट की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो यही हमारी डिस्कशन यहाँ पे है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अगर कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है तो फिर एंटायर इंटरेस्ट जितना भी अक्रू हुआ, क्रेडिट हुआ, तो आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा जितना ऑलरेडी हुआ है, प्लस नया इंटरेस्ट उस पर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अनलेस रिकवर्ड। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए कोई भी फी, कमीशन या कोई भी अदर टाइप की इनकम बनती है, हैव अक्रूड शुड सीज टू अक्रू, तो मतलब आप अक्रूवल बेसिस पे कोई इनकम रिकॉग्निशन नहीं करोगे, और जितना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और कलेक्ट नहीं हुआ उसका रिवर्सल कर दोगे। तो इन दिस गिवन अकाउंट सब स्टैंडर्ड एसेट बेसिकली एनपीए है, देयरफॉर ऑडिटर को ये वाले जो अबव नॉर्म्स है उसका कंप्लायंस करना है। दो बातें यार, सिंपल सी बात है। देखो, जितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो अक्रूवल बेसिस पे एनपीए हो गया, उसका रिवर्सल कर दो, अकाउंटिंग है। दूसरा, नया इंटरेस्ट आप रिसीट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे, अक्रूवल बेसिस पे कोई भी इनकम एनपी के रिलेशन में रिकॉग्नाइज नहीं होगी, और ऑडिटर को देखना है कि बैंक ने इसका कंप्लायंस किया, सिंपल एज दैट। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोविजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। While verifying the provision of advances of a branch of this particular bank as a part of statutory branch audit, CAG notices that credit facility consisting of term loan. तो बेसिकली आप ऑडिट कर रहे थे किसी ब्रांच के और आपको पता लगा कि इस ब्रांच ने टर्म लोन दिए हुए हैं, एंड इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है उस टर्म लोन को D1 कैटेगरी में, डाउटफुल 1। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अबाउट टर्म लोन इज रुपीज दिस। तो एज ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट डेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 50 लाख का, और बेटा ये D1 हो चुका है, डाउटफुल की कैटेगरी में पड़ा है ये। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कितनी थी, 40 लाख रुपए की। तो बेटा अगर मैं कह रही हूँ कि सिक्योरिटी की वैल्यू 40 लाख है, तो मैं कह सकती हूँ 10 लाख का लोन अनसिक्योर्ड है। और आप मुझे बताओ, कल ही हमने देखा था कि अनसिक्योर्ड और डाउटफुल 1 की कैटेगरी में पड़ा है, या वो किसी भी कैटेगरी में पड़ा है, डाउटफुल 2 में भी। अनसिक्योर्ड के ऊपर प्रोविजन कितने की बनती है, 100% की। तो मैं कह सकती हूँ कि 10 लाख के ऊपर तो प्रोविजन कितने की बनेगी, 100% की। तो 10 लाख के ऊपर तो 10 लाख की ही प्रोविजन बनेगी, एंड जितना आपका सिक्योर्ड है वो कितना है, 40 लाख का लोन। तो 40 लाख के ऊपर और D1 की कैटेगरी में पड़ा है, कितने की प्रोविजन बनेगी, 25% की। कल का कंसेप्ट है, तो 40 का 25% कितना निकल के आ रहा है, 10 लाख। तो 10 लाख प्लस 10 लाख, टोटल प्रोविजन कितने की बननी चाहिए, 20 लाख रुपए की। और इन्होंने प्रोविजन कितनी बनाई है, 7.50 लाख की। क्या प्रोविजन प्रॉपर है, नहीं। तो प्रोविजन कितनी बननी चाहिए, 20 लाख रुपए की, और इन्होंने प्रोविजन कितनी बनाई है, 7.50 लाख की। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फ्री के क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो ठीक है। ये चार्ट ही आप बना लेना, मैंने कल की क्लास में बोला था, मुझे पोस्ट करके ये लिख लेना, बहुत सारी चीजें आपको एक चार्ट देखने के साथ ही समझ में आ जाएंगी। आगे एक सीए स्टूडेंट है जिसका नाम है अग्री, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ मदुराई ब्रांच ऑफ ARB बैंक। आप बैंक ऑडिट कर रहे हो,
CAB इंगेजमेंट पार्टनर है और उसने ना अपने इस आर्टिकल असिस्टेंट को बोला कि सुन, तुझे ना वेरीफाई करनी है प्रोविजन जो ब्रांच ने बनाई है एज ऑन बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 मार्च 2024। और ये कुछ एनपीए एसेट, इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डिस्कशन की हुई है। ये आपके बोरोवर का नाम है जिनका अकाउंट क्लासिफाई किया है बैंक ने एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एनपीए क्लासिफिकेशन है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आपका ये एसेट पड़ा हुआ है वो बताया गया है। एंड 31 मार्च 2024 को इतना आउटस्टैंडिंग है और ये बैंक की प्रोविजन बैंक ने बनाई हुई है और आपको बताना है कि प्रोविजन बैंक ने जो बनाई वो ठीक बनाई या नहीं बनाई। एंगेजमेंट पार्टनर हैज ऑलरेडी वेरीफाइड द एनपीए क्लासिफिकेशन, कहता है कि आपने एनपीए क्लासिफिकेशन एंगेजमेंट पार्टनर ने वेरीफाई कर लिया है और जिस भी कैटेगरी में आपको जो भी एसेट दिखाई दे रहा है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन नॉर्म्स ये बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 रिलेटिंग टू ईच एनपीए लिस्टेड अबव एक्सेप्ट एएसडी एंड सन, तो इसको छोड़ के आर फुल्ली सिक्योर्ड, तो मतलब ये एसेट सिक्योर्ड नहीं है, बाकी सब सिक्योर्ड है। तो मतलब इधर अनसिक्योर्ड का सीन ही नहीं है, ये सब कुछ सिक्योर्ड है, राइट। तो यहाँ पे 100% प्रोविजनिंग वाला वो चीज नहीं चलेगी। हाउएवर ओनली पर्सनल गारंटी, बट इस अकाउंट में अनसिक्योर्ड पोर्शन है। ओनली पर्सनल गारंटी ऑफ प्रोपराइटर नेट वर्थ ऑफ प्रोपराइटर इज 50 लाख इज अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ एएसडी एंड सन। कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, आपकी खाली गारंटी अवेलेबल है। ओके, पर्सनल गारंटी। कमेंट ऑन द करेक्टनेस ऑफ द अबव प्रोविजन, तो आपको ये बताना है प्रोविजन ठीक है या नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, अगर D1 की कैटेगरी में है तो कितना बनना चाहिए, सारा सिक्योर्ड है। D1 की कैटेगरी में है तो 25% का बनना चाहिए, अभी हमने देखा। तो 10 का 25% निकालो कितना बनता है, 2.5 लाख की प्रोविजन बननी चाहिए। अग्री करते हो इस चीज से या नहीं? यस। तो आपका प्रोविजन कितना बनना चाहिए, 2.5 लाख का बनना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5 लाख। दूसरा आ जाओ, अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो सीधा सीधा प्रोविजन कितने का बनना चाहिए, 15% का बनना चाहिए। तो 50 लाख का 15% निकालो, 7.5 लाख का बनना चाहिए। ये मैंने देखो यहाँ पे ये चार्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, सब स्टैंडर्ड के लिए 15%, D1 कैटेगरी का 25% अगर सिक्योर्ड है तो, ठीक है। एंड अगर D2 कैटेगरी का है तो 40% बनना चाहिए सिक्योर्ड है तो, और अनसिक्योर्ड है तो 100%। तो बेटा ये अनसिक्योर्ड की तो यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं है क्योंकि सारे सिक्योर्ड है ऊपर वाले। तो अगर मैं बताऊं 30 का 40% बनना चाहिए तो प्रोविजन कितने का बनना चाहिए, यहाँ पे 12 करोड़ का बनना चाहिए। नीचे देख लेते हैं एक बार, ये कितने का बनना चाहिए यहाँ पे 12 लाख का, सॉरी, और इन्होंने 30 लाख का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी गलत है इनकी कंप्यूटेशन प्रोविजनिंग की। और अगर मैं लॉस एसेट की बात करती हूँ तो लॉस एसेट में सिक्योरिटी नहीं है, बट बात ये बेटा ये प्रोविजनिंग जो ब्रांच ने करी हुई है बिल्कुल सही करी हुई है। क्यों? क्योंकि लॉस एसेट वंस द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट एनपीए, तो फिर इसका मतलब दो चीजें आपको करनी पड़ती है, या तो आप उसको कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दो, मतलब फिर बुक से हटाई दो इसको, या फिर 100% की प्रोविजन बनाओ। तो यहां पे इन्होंने 1 लाख आउटस्टैंडिंग था और 1 लाख की इन्होंने प्रोविजन बनाई है, तो इसका मतलब उन्होंने 100% की प्रोविजन बनाई है। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है। देखो, it has been classified as loss asset which requires the provision of 100% of the outstanding amount, therefore provision by the branch is correct. क्लासिफिकेशन, अच्छा आप मुझे बताओ, यहां पे पर्सनल गारंटी बढ़ी है किसी की, प्रोपराइटर की 50 लाख की, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हम जब एनपीए की क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये हमने अंडरस्टैंड किया था, वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे आप एनपीए की क्लासिफिकेशन करते हो, तो ये गारंटी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लास्ट में लिखा हुआ है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। इसी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी और नेट वर्थ ऑफ बोरोवर गारंटर इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस ट्रीटिंग द एनपीए और अदरवाइज। Hence, account have been classified as NPA on the record of recovery, although these are fully secured or guaranteed. तो यहाँ पे पर्सनल गारंटी है, सिक्योरिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी रिकवरी नहीं हो रही, तो वो जो एनपीए की क्लासिफिकेशन है दैट इज अप्रोप्रिएट, राइट, अप्रोप्रिएटली डन बाय द ब्रांच, बट उनकी प्रोविजनिंग में जो गलती है फिर वो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलेंगे टू अनदर क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा ये नहीं तुम्हें समझ में आता कि क्या लिखना है, जबकि कंसेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएगा। देखना, कॉलम ए डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन टर्म्स, ये हमने पढ़े थे, कॉलम में कुछ बातें लिखी हुई है, आपको कॉलम बी में उसका आंसर देना है, इस कॉलम बी में कंप्लीट करना है कि कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है। मतलब कॉलम ए में कुछ लिखा हुआ है, वो प्रोसेस कह लो आप उसे, और कॉलम बी में उसका नाम बताना है। कंप्लीट द कॉलम बी बाय सजेस्टिंग द टर्म एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मैटर विच आर गिवन इन कॉलम ए। पढ़े कॉलम में, ऑडिट ऑफ बोरोवर क्लाइंट ऑफ अ बैंक कैरिड आउट एट अ बैंक रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द बोरोवर्स करंट एसेट। तो आप मुझे बताओ, ऑडिट ऑफ बोरोवर्स क्लाइंट ऑफ बैंक कैरिड आउट एट अ बैंक्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द बोरोवर्स करंट एसेट, इस टाइप की ऑडिट को क्या कहते हो?
जहां पे बोरोवर के करंट एसेट को वेरीफाई करा जाता है, एक सीए इस ऑडिट को कंडक्ट करता है बैंक की रिक्वेस्ट पे, तो इस ऑडिट को कहा जाता है स्टॉक ऑडिट। और कहां पे करना मैंडेटरी है? जहां पे एक्सपोजर 5 करोड़ से ज्यादा का है, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे लिमिट अप टू विच एंटिटी कैन विदड्रॉ फ्रॉम द सैंक्शन्ड वर्किंग लिमिट। बेटा आपको मैंने 10 करोड़ की लिमिट दे दी, ठीक है, इसमें से कितना मैं विदड्रॉ कर सकती हूं ये कौन बताएगा? उस लिमिट को क्या कहते हैं, उसका वर्ड क्या है? ड्रॉइंग पावर। ये अभी आया था ऊपर, तो उसको आप बोलोगे डीपी। स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर, जब हमने टाइप ऑफ सिक्योरिटी देखा था उधर आया था ये। स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ डेटर। क्या कहा जाता है इसे? स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर, क्रेडिटर यहां पे कौन बन गया? आपका लेंडर, मतलब बैंक। बैंक का राइट है कि वो डेबिट बैलेंस जो डेटर के अकाउंट में है, बोरोवर के अकाउंट में अगर कहीं पे डेबिट बैलेंस है उसको एडजस्ट कर सकता है अगर बोरोवर के किसी और अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है। सेट ऑफ, ये इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, जब हमने सिक्योरिटी के टाइप पढ़े तब ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। क्रिएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इन अ बैंक ब्रांच, जहां पे आप सिक्योरिटी कर रहे हो क्रिएट, और सिर्फ टाइटल डीड की डिलीवरी कर रहे हो बोरोवर बाय द बोरोवर टू द लेंडर, मतलब ऐसा कोई फिजिकल पोजेशन नहीं दे रहे, उसको आप क्या कहते हो? मोर्टगेज। बट कौन सी? इक्विटेबल मोर्टगेज। ये आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपको ये सारे टर्म्स बैंक ऑडिट के समझ में आते हैं, देन इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, फ्री के मार्क्स से। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। नेशनल बैंक ने एक सीसी लिमिट एडवांस करी है 25 लाख रुपए की टू अ कंपनी जिसका नाम है सन इंडस्ट्रीज। बेटा मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा ऐसा जो खाली क्वेश्चन देखने के लिए आ गया और आपको रिवीजन नहीं करी है, फिर आपको शायद ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला लेक्चर रिवीजन का है, आप एक बार उसको देख लो, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपका बैंक ऑडिट से बन जाएगा, सिंपल टू सिंपल और डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। नेशनल बैंक ने एक सीसी फैसिलिटी एडवांस करी है 25 लाख रुपए की, ठीक है। Following is the extract of account of Sun Industries reflecting in CBS core banking solution of bank, ये अकाउंटिंग सिस्टम है बैंक का, as on नहीं फ्रॉम दिसंबर 1 2023 टू मार्च 31 2024। ध्यान से देखना, 25 लाख रुपए की तुम्हारी सीसी है, 1 दिसंबर 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023, 31 जैन, 29 फेब, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024। ये क्या है? ये एक तरीके से तुम्हें एंट्री का एक्सट्रैक्ट दे रहा है ये, कि इस सीसी लिमिट के अंदर क्या एंट्री हो रही है, डेबिट की क्रेडिट की। फंक्शन क्या समझा था कि जितना लिमिट यूज करते जाओगे सीसी लिमिट का उतना डेबिट होता जाएगा और फिर आपको कुछ क्रेडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पोजीशन दिखाई दे रही है? एक साइड डेट दिखाई दे रही है, फिर पर्टिकुलर्स है और कुछ डेबिट हुआ है इस सीसी अकाउंट के अंदर और कुछ क्रेडिट हुआ है और ये आपका बैलेंस आ रहा है। तो 1/12/2023 को 1 दिसंबर को डेबिट हुआ है, ट्रांसफर किया है, मतलब आपने एक तरीके से मान के चलो भी तुमने कुछ लिमिट यूज करोगे, 45,000 रुपए डेबिट हुआ है। फिर 31/12 को क्रेडिट भी करवाया कस्टमर ने, अच्छी बात है। फिर उसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट लगा, कुछ इंस्पेक्शन के चार्जेस लगे, फिर इंटरेस्ट लगा। ये इंटरेस्ट यूटिलाइजेशन के ऊपर लगा होगा, तो मतलब इसके बाद सिर्फ डेबिट हुआ, कोई क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर मैं 31 मार्च 2024 को देखती हूं और उसके पहले 90 डेज देख रही हूं, मुझे कोई क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा इसमें। क्या ये सीसी लिमिट अब आउट ऑफ ऑर्डर है? एक सीसी लिमिट आउट ऑफ ऑर्डर कब होती है? अगर आप देख पा रहे हो यहां पे इसका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024 को, तो बेटा बैलेंस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 को इसकी सैंक्शन लिमिट कितनी थी? सैंक्शन लिमिट थी 25 लाख। विद इन है 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। या तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट को एक्सीड कर रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 24 लाख समथिंग है, वेयर एज आपका जो सैंक्शन लिमिट है वो 25 लाख है। तो इसका मतलब योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज नॉट एक्सीडिंग द सैंक्शन लिमिट। पर दूसरा आप आउट ऑफ ऑर्डर कब कर दोगे एक सीसी अकाउंट को? अगर बैलेंस शीट डेट के ऊपर आप देख रहे हो और 90 दिन, एक सेकेंड रुको, हाँ, अगर आप बैलेंस शीट डेट के ऊपर देख रहे हो और 90 दिन या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है और कोई क्रेडिट नहीं है अकाउंट के अंदर, तो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो बेटा, यहां से देखो
31 मार्च 2024 से ऊपर वाले 29 डेज फेब के हो गए, फिर जैन का टाइम पीरियड भी हो गया, दिसंबर का भी हो गया। 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। कोई क्रेडिट अकाउंट के अंदर नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। तो क्या ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया? यस। अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो क्या ये अकाउंट एनपीए बन जाना चाहिए? यस। तो कंसेप्ट ही अप्लाई हो रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। इससे ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा बैंक ऑडिट के चैप्टर में। ड्रॉइंग पावर ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 25 लाख। तो देखो 25 लाख की डीपी है और 25 लाख की सैंक्शन लिमिट है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के बीच में ही है। अकाउंट वाज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, ये गलती होगी भाई, तुम्हें एनपीए क्लासिफाई कर देना चाहिए था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द सिक्योरिटी चार्ज विद द बैंक रिमेन इंटैक्ट। अरे हम एनपीए के अंदर सिक्योरिटी नहीं देखते, अभी देखा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे चलेंगे। तो कमेंट ऑन द एसेट क्लासिफिकेशन गलत है, ये डिस्कस हो चुके हैं। अकाउंट को आपको क्लासिफाई कर देना चाहिए एज दी एनपीए, और ये एनपीए बनेगा तो जैसे ही एनपीए बनेगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। तो टू बी प्रिसाइज ये सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आना चाहिए। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर। मैम इसके अलावा इतने सारे क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर आपने बैंक ऑडिट चैप्टर की रिवीजन देखी है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बिगिनिंग टू एंड इंक्लूडिंग एसएम के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, पहले रिवीजन देखनी है, उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन देख लेना बिगिनिंग टू एंड, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अगर उससे पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू दैट। तभी मैंने रिवीजन को टाइम ज्यादा लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, उससे बेटर है कि रिवीजन आप अच्छे से करो इस चैप्टर की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड कल चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन का एक वन शॉट आएगा, उसको मैं कंसोलिडेट करके डलवाऊंगी उन्नति बैच के अंदर, आपको वो देखना है। फिर चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड यस, तुम में से कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करके कह रहे हो कि पहले चैप्टर नंबर 9 कराओ। यस, मैं चैप्टर नंबर 9 और 5 दोनों को टेकअप करूंगी, बट उससे पहले मुझे स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के एक बार खत्म कराने हैं। मतलब काफी सारे स्टैंडर्ड मैं एक ही वीडियो में देना चाहती हूँ, तो उस तरीके से मेरा अप्रोच है। फिर उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 9 और 5 को भी टेकअप करूंगी, और एंड में लेने का पर्पस ये है कि वो चैप्टर ऐसे है जो आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। ठीक है, तो बहुत एंड में नहीं लेंगे, एक बार स्टैंडर्ड खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद उनको मैं टेकअप करूंगी। राइट, सो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।